Myself, Dr. Sneha Babel, Assistant Professor, Government मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर, राजस्थान। आज हम एमकॉम फाइनल ABST के स्टूडेंट के लिए IFRS सब्जेक्ट के अंतर्गत IFRS 1 के बारे में इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू को हम डिस्कस करेंगे। IFRS 1 जिसे कहा जाता है फर्स्ट टाइम एडप्शन ऑफ IFRS, यानी IFRS 1 क्या है कि जब प्रथम बार कोई कंपनी किसी IFRS को यदि अप्लाई कर रही है तो वह किन नीति नियमों की पालना करेगी और उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी किस तरीके से होगी, क्या उसकी ट्रांजिट डेट होगी, फाइनेंशियल रिपोर्ट किस तरीके से होंगे, उसके ऑब्जेक्टिव और एप्लीकेशन, इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं ऑब्जेक्टिव पे। इन ट्रांसपेरेंट फॉर यूजर्स एंड कंपेरेबल ओवरऑल पीरियड प्रेजेंटेड, सभी के लिए ये उपयुक्त रहे। प्रोवाइड्स अ सूटेबल स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अकाउंटिंग अंडर IFRS, एक सूटेबल जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग जो है वो ये IFRS प्रोवाइड करे। साथ ही साथ can be generated at a cost that does not exceed the benefit to users, यानी यूजर्स को जो बेनिफिट हो रहे हैं वो बेनिफिट ज़्यादा होने चाहिए उस कोस्ट के कंपैरेटिवली। तो ये मुख्य ऑब्जेक्ट हैं फर्स्ट टाइम एडप्शन ऑफ IFRS के, यानी IFRS 1 के अंतर्गत। IFRS 1 जो कि फर्स्ट टाइम एडप्शन कहलाता है IFRS 1। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन टू द फर्स्ट IFRS फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि 31 मार्च 2012 या उसके बाद के हैं तो उस पर ये अप्लाई होगा। और एंड ईच इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट अंडर IFRS इन द फर्स्ट पीरियड 2011-2012 के अंतर्गत requires identification of date of transition। 1 अप्रैल 2010 से रिक्वायर कर दिया है कि डेट ऑफ ट्रांजिशन जो है वो हमें आइडेंटिफाई होनी चाहिए। Selection of accounting policies that comply with IFRS, preparation of an opening IFRS balance sheet as at 1 April 2010, the first IFRS financial statement are not IFRS. The first financial statement to contain an explicit and unreserved statement of compliance with IFRS. Now recognition and measurement. IFRS 1 requires retrospective adoption of most IFRS। रेट्रोस्पेक्टिव एडॉप्शन का मतलब ये है कि अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, जैसे कि US की एक कंपनी है और उन्होंने 31 दिसंबर 2012 से ये शुरू किया है कि हमें IFRS को अडॉप्ट करना है, तो वो जो हो गई वो उनकी रिपोर्टिंग डेट हो गई। अब वो 31 दिसंबर 2017 को कंपेयर किससे करेंगे, दैट इज कंपेरेबिलिटी डेट, वो आएगी उनकी 31 दिसंबर 2016। तो जो इसमें US गैप दैट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल लगे तो इस कंपेरेटिव डेट पे भी उनके सारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो IFRS के अकॉर्डिंग बनना चाहिए। और उनकी स्टार्टिंग डेट जिसे कि डेट ऑफ ट्रांजिशन यहाँ पे कह रहे हैं वो क्या कहलाएगी, इनकी स्टार्टिंग डेट, स्टार्टिंग डेट कहलाएगी 1 जनवरी 2016 जो है वो डेट ऑफ ट्रांजिशन कहलाएगी। सो वॉट एवर IFRS एग्जिस्ट ऑन दिस डेट नीड टू बी अप्लाई ऑन रेट्रोस्पेक्टिव, जो हमने अभी यहाँ बात की, बेसिस ऑन कंपेरेटिव एंड स्टार्टिंग डेट। कंपेरेटिव डेट और स्टार्टिंग डेट दोनों पे क्या होना चाहिए, रेट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए। द गाइडेंस इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव, there are specific exemptions. The latest version of each IFRS will be applied
there is guidance on the use of previous estimates. The disclosure requirements are more extensive. So financial statement are not IFRS. Financial statement when there is no explicit statement of compliance with IFRS. They do not comply with all aspects of IFRS. IFRS are used to fill gap in local guidance. So recognition and measurement, उसमें जो हमारा की डेट्स हैं उसमें सबसे पहले आपको ट्रांजिशन डेट जो है दैट इज 1 अप्रैल 2010 IFRS 1 के अकॉर्डिंग दे रखी है. फर्स्ट बैलेंस शीट टू बी प्रिपेयर्ड, भले ही नॉट टू बी पब्लिश्ड हो. एडॉप्शन डेट दैट इज 1 अप्रैल 2011. फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर IFRS कब बना है? 31 मार्च 2012. Apply all IFRS applicable on March 31st 2012. So IFRS 1 क्या है? हमारा फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ IFRS. यानी ये IFRS 1 जो एक तरीके से समरी है ऑल अदर IFRS. रीडिंग, रिव्यूइंग, अप्लाइंग दिस स्टैंडर्ड through every other IAS or IFRS to be applied to particular company. So what are the things it must be know if a company applying IFRS? अगर कोई कंपनी IFRS अप्लाई करने वाली है तो उसे किन किन बातों को ध्यान में रखना है? अगर वो फर्स्ट टाइम अडॉप्ट करती है IFRS को, तो हमने एक एग्जांपल लिया जैसे कि एक US कंपनी है, वो US बेस्ड कंपनी, तो उसका अकाउंटिंग ईयर एंड होगा 31 दिसंबर 2017 को. सो US गैप वो करती है 31 दिसंबर 2017 तक. अब कंपेरेबिलिटी डेट हो गई उसकी जस्ट पहले की, जो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे. उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएंगे उसके बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएंगे, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज आएगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आएगा और डिस्क्लोजर ऑफ नोट्स और अबाउट रिलेटिव अकाउंटिंग पॉलिसीज जो अडॉप्ट की हुई उससे संबंधित जो भी डिस्क्लोजर्स हैं. तो ये सब उसने कंपेरेबिलिटी डेट थी 31 दिसंबर 2016. तो 2016 तक तो वो क्या ले रहा था? US गैप ले रहा था. लेकिन हम कंपेयर कब कर पाएंगे? हम तब कंपेयर कर पाएंगे कि यदि US कंपनी ये चाह रही कि 31 दिसंबर 2017 से वो IFRS को फॉलो करे, तो उसे कंपेयर करना होगा 31 दिसंबर 2016 के अकाउंट से. तो उसे भी हमें US गैप से नहीं बना करके इस डेट पे भी हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा? IFRS. तभी हमारा कंपेयर हो सकता है. अब इसकी ओपनिंग बैलेंस शीट कब बनेगी? इसकी स्टार्टिंग डेट दैट इज डेट ऑफ ट्रांजिशन वो होगी 1 जनवरी 2016, जो कि इसकी क्या कहलाएगी? डेट ऑफ ट्रांजिशन. द डेट ऑफ ट्रांजिशन इज द स्टार्टिंग डेट ऑफ द अर्लीस्ट कंपैरेटिव पीरियड फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड अंडर IFRS. So 1 जनवरी 2016 दैट इज स्टार्टिंग डेट है और डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है द ओपनिंग बैलेंस शीट एज पर IFRS. ये हमारी डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है जिस दिन हम करना है मूव किस पे? US गैप से IFRS पे. तो इसमें हमें अकाउंटिंग सिस्टम चेंज होंगे, ट्रेंड ऑफ पीपल चेंजेस होंगे, पॉलिसीज जो अकाउंटिंग की हैं वो चेंज होंगे, सेवरल थिंग्स होंगी. तो ये सब हमें किस बेसिस पे लेना है? रेट्रोस्पेक्टिव डेट पे. Adopt or apply IFRS on retrospective date. So whatever IFRS need to be applied exist on this date, वो हमारा apply होना चाहिए retrospective basis on comparative as well as starting date. नेक्स्ट हमारा आता है IFRS 1 के अंतर्गत जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक दे रखा है, वो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो ये है कि द क्यूमुलेटिव चेंजेस दैट टेक प्लेस ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन आर रिकॉर्डेड थ्रू रिटेन्ड अर्निंग. ये सबसे इम्पॉर्टेंट एंट्री होगी कि हमने जो हम स्विच ओवर कर रहे हैं, यदि US गैप से हम IFRS पर आए हैं तो इस दौरान आने के बाद में हमने असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का रिकॉग्नाइजेशन, डी रिकॉग्नाइजेशन ये सब कुछ किया है. तो इसके अंतर्गत जब हमने IFRS अडॉप्ट किया है
तो उससे हमारी असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में जो टोटल हमारा क्यूमुलेटिव चेंज आया है, जो टोटल चेंज आया है क्यूमुलेटिव चेंज, तो वो जो पूरा क्यूमुलेटिव चेंज है दैट टेक प्लेस ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन, उसको डेट ऑफ ट्रांजिशन के दिन वो चीज़ रिकॉर्ड होनी चाहिए। और वो कैसे रिकॉर्ड होगी? रिटेन्ड अर्निंग के रूप में। फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 2016 को बुक्स में ये एंट्री की जाएगी कि IFRS को एडॉप्ट करने के कारण दैट इज डेट ऑफ ट्रांजिशन पर यदि सपोज हमारी असेट्स में 2 करोड़ की अर्निंग होती है, यानी हमारी असेट्स 2 करोड़ से बढ़ गई, मीनवाइल क्यूमुलेटिव बेसिस पर हमारी लाइबिलिटी 3 करोड़ से बढ़ गई, तो यहाँ पे जो फाइनल एंट्री पास की जाएगी वो फाइनल एंट्री पास की जाएगी कि डेबिट ऑल असेट्स कितने से 1 करोड़, सॉरी ये 2 करोड़, जो कि 2 करोड़ से हमारी क्या हो रही है, असेट्स बढ़ी है 2 करोड़ से। अब डेबिट रिटेन्ड अर्निंग, डेबिट रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग जो है वो हमारा आएगा 1 करोड़ से, और यहाँ हम क्रेडिट करेंगे, यानी टू क्रेडिट क्या करेंगे, लाइबिलिटी को, जो कि हमारा क्या है, हमने एज्यूम करा था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के रूप में था और ये 3 करोड़ का था। तो ये एक आइडियल एंट्री है, अमाउंट इसमें चेंज हो सकता है, लेकिन जब भी हम IFRS अडॉप्ट करते हैं, US गैप से हमने स्विच ओवर किया है IFRS की तरफ, तो हमें ये मान के चलना है कि ये चीज़ क्यूमुलेटिव जो चेंजेस आया, यानी 3 करोड़ से लाइबिलिटी बढ़ी, 2 करोड़ से हमारी असेट्स बढ़ी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर हुआ है, तो रिटेन्ड अर्निंग जो हमारा आया है दैट इज रिटेन्ड अर्निंग जो है वो हमारा है 1 करोड़ का। 1 करोड़ हमारे क्या हो गए यहाँ पर, रिटेन्ड अर्निंग के रूप में। सो द क्यूमुलेटिव चेंजेस दैट टेक प्लेस ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन आर रिकॉर्डेड थ्रू रिटेन्ड अर्निंग। इस तरीके से IFRS 1 जो कि कुल मिलाकर के है फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ IFRS, एक समराइज फॉर्म है सारे IFRS के लिए। इसमें इसके ऑब्जेक्टिव्स, एप्लीकेशन, रिक्वायरमेंट, रिकॉग्नाइजेशन, मेजरमेंट, ट्रांजिशन डेट के बारे में बताया गया है, और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, यानी कि पीछे से 31 दिसंबर 2017 से यदि आप चाहते हैं कि आप IFRS अडॉप्ट किया जाए अकाउंटिंग पॉलिसी में, तो रेट्रोस्पेक्टिव डेट, कंपैरेटिव डेट एज वेल एज स्टार्टिंग डेट, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट की जो डेट होगी तब से हमें IFRS अप्लाई करने की अकाउंटिंग पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और इसकी एक आइडियल एंट्री जो है क्यूमुलेटिव इफेक्ट हमारा जो भी आएगा वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट हमें रिटेन्ड अर्निंग के रूप में दिखाना होगा। थैंक यू।